हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि AWS RDS क्या होता है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल से समझेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मैंने इस लेक्चर को इतना डीप कवर किया है कि ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली आप उसको क्लियर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What is RDS? RDS stand for Amazon Relational Database Service। तो RDS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस सर्विस होता है। तो इसमें क्या होता है, जो डेटाबेस क्रिएट होगा आपका, उस डेटाबेस में क्या होगा कि रो और कॉलम बन जाएंगे। तो जैसे आपने डिफाइन किया कि आपका डेटाबेस में डिफाइन किया कि सपोज स्टूडेंट का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो, तो स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, एड्रेस एड्रेस एंड फादर डिटेल। तो ये सारी चीज आपने मेंशन की। तो उसी हिसाब से तो आपके स्टूडेंट नेम के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके नेम आएंगे, रोल नंबर नीचे उसके रोल नंबर आएंगे, एड्रेस नीचे उसके एड्रेस आएंगे। तो ये रिलेशनल बन गया। ठीक है। तो जिस कॉलम में जो एंट्री है उसी कॉलम में वो वैल्यू आप पुट करेंगे। इस टाइप का जो डेटाबेस होता है उसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। तो जो मोस्टली आजकल डेटाबेस हैं, बेसिकली जो बात करें माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल या माई सिक्वल या अरोरा डीबी या पोस्टेग्रे, तो ये सारे जो आपके डेटाबेस आते हैं ये रिलेशनल डेटाबेस सर्विस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे अभी समझेंगे कि डायनमो डीबी क्या होता है। तो ये डायनमो डीबी जब हम समझेंगे तब ये अलग होता है डायनमो डीबी के डेटाबेस आरडीएस की डेटाबेस से। इस रिलेशनल डेटाबेस से वो काफ़ी अलग होता है, तो हम लोग बाद में समझेंगे। तो Amazon RDS manage the network involve the setting up relational database from provisioning the infrastructure capacity you request to installing the database software। So RDS के बिहाफ में क्या होता है कि जो आप डेटाबेस इंस्टॉल करना चाहते हैं तो RDS बेसिकली इंस्टॉल होता है, आपका डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो डेटाबेस स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो RDS आपको प्रोवाइड करता है। Once your database is up and running, Amazon RDS automate common administrative tasks such as performing backup, patching the software and power your database। तो क्या होता है कि आपको सिर्फ क्या होता है कि आपको सिर्फ अपने जो डेटाबेस है उसमें जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, डेटाबेस किसी ना किसी मशीन में स्टोर होगा, उसे इंस्टेंस कहा जा रहा है। उस मशीन की आपको पे करना पड़ेगा, पे पर हावर्स, जितने घंटे आप यूज कर रहे हो उस मशीन को उतने घंटे आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है उस डेटाबेस में, मीन्स आपके बैकअप लेना, उसके सॉफ्टवेयर की पैचिंग करना। ठीक है। ये सारे के सारे टास्क आपके कौन परफॉर्म करेगा? AWS परफॉर्म करेगा। आपको उसके बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। With option multiple availability zone deployment, Amazon RDS also manage synchronous data replication across availability zones with automatic failover। सो जब आप RDS क्रिएट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आता है, क्या आपको RDS मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में क्या होता है कि आपका जो RDS है वो दो एक से ज़्यादा अवेलेबिलिटी जोन में आप सपोज आपका वो डिप्लॉय होगा। सपोज आपने मुंबई रीजन सेलेक्ट किया तो मुंबई रीजन में AP साउथ 1A एंड AP साउथ 1B में वो डिप्लॉय होगा। तो दो डेटाबेस सपोज डिप्लॉय हुए अब अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। इन दोनों डेटाबेस में एक डेटाबेस एज ए प्राइमरी काम करेगा और एक डेटाबेस एज ए स्टैंड बाई काम करेगा। तो प्राइमरी वाला आपका एज ए मास्टर की तरह काम करेगा, सारा इन रीड एंड राइट का काम वो प्राइमरी में होगा। और जो आपका जो स्टैंड बाई है उसमें जो भी डेटा आपका रीड एंड राइट होगा सेम टाइम पे वो सेकेंडरी में भी स्टोर होगा। लेकिन सेकेंडरी जो आपका जो है वो स्टैंड बाई मोड में रहेगा, वो एज ए वो काम नहीं करेगा। मतलब वो मीन्स वो क्वेरी को आउटपुट, जो क्वेरी आ रही है रीड की, उनको आउटपुट नहीं देगा। जो भी रीड एंड राइट का जो डेटाबेस रीड होगा या डेटाबेस में कुछ राइट होगा वो सारा सारा काम आपका प्राइमरी में होगा। ठीक है। और जो सेकेंडरी है वो आपका स्टैंड बाई काम करेगा। मीन्स जो डेटा आपका प्राइमरी में रीड होगा या राइट होगा सेम टाइम में वो सिंक्रोनस हो जाएगा। वो कहाँ पे? स्टैंड बाई जो आपका सेकेंडरी सर्वर है। इन केस आपका प्राइमरी डाउन हो जाता है तो तुरंत आपको जो स्टैंड बाई है वो एज ए प्राइमरी जैसे वर्क करने लगेगा। उसके बाद कंप्लीट डेटा की कॉपी है ही, क्योंकि डेटा जो रीड राइट हो रहा है सेम टाइम पे डेटा सेकेंडरी में भी बर्न हो रहा है, रीड हो रहा है, मतलब डेटा राइट हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो सेकेंडरी है आपका स्टैंड बाई है, जैसे ही प्राइमरी में कोई डाउन होगा या कोई एरर आएगी तो जो स्टैंड बाई है वो एज ए प्राइमरी जैसे वर्क करने लगेगा। तो जो फॉल्ट आ रहे हैं आपके में वो आपके फॉल्ट से आपको
आपको मतलब फॉल्ट जो आ रहे हैं उससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो हैम्पर नहीं होगा। आरडीएस मीन्स बैकअप सॉफ्टवेयर पैचिंग ऑटोमेट फेलियर डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये मैं बता चुका कि जो एडब्ल्यूएस है ये सारी चीज परफॉर्म करेगा, बैकअप सॉफ्टवेयर पैचिंग ऑटोमेट फेलियर डिटेक्शन, ये सारी सारी चीजें कौन परफॉर्म करेगा? आपका आपका एडब्ल्यूएस परफॉर्म करेगा। यू कैन हैव ऑटोमेट बैकअप परफॉर्म व्हेन यू नीड देम। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें, ऑटोमेटिक बैकअप चलता रहता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको मैन्युअली स्नैपशॉट भी ले सकते हो। तो स्नैपशॉट मीन्स क्या होगा, जिस टाइम पे हमने क्लिक किया उस टाइम तक का, जब आपने जैसे ही स्नैपशॉट में क्लिक किया उस टाइम तक का कंप्लीट डेटाबेस का बैकअप वो स्नैपशॉट में लेके स्टोर कर देगा। एक ऑटोमेटिक बैकअप होता है जो एडब्ल्यूएस परफॉर्म करता है, और एक आप चाहें तो मैन्युअली ले सकते हैं, इसे स्नैपशॉट कहते हैं। तो उसको जब आप चाहें तब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जो बैकअप होता है उसकी लिमिटेशन होती है कि वो 45 डेज बाद एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्नैपशॉट लेंगे वो आप लाइफ लॉन्ग जब तक चाहें आप स्टोर कर सकते हो उसका स्नैपशॉट, ठीक है। तो दो तरह के बैकअप होते हैं, एक ऑटोमेटिक बैकअप, एक मैनुअली बैकअप। तो दोनों, ऑटोमेटिक बैकअप ऑटोमेटिक चलता रहता है, एडब्ल्यूएस परफॉर्म करता है, और मैनुअल बैकअप आप जब चाहें ले सकते हो, उसे स्नैपशॉट कहते हैं। यू कैन यूज दीज बैकअप फॉर स्टोर अ डेटाबेस। इन दोनों बैकअप का यूज आप डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से डेटाबेस आते हैं आरडीएस के अंदर? पहला आता है अरोरा, दूसरा आता है माइस्क्ल, मारियाडीबी, पोस्टग्रे, ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। इतने सारे डेटाबेस आपके आरडीएस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन गेट हाई अवेलेबिलिटी विद प्राइमरी इंस्टेंस एंड द सिंक्रोनस सेकेंडरी इंस्टेंस। ये मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपका एक प्राइमरी होगा और एक आपका स्टैंड बाई मोड में होगा, जिसे सेकेंडरी इंस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई एक अगर आपका प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो सेकेंडरी एज ए मास्टर जैसे, सेकेंडरी एज ए प्राइमरी जैसे वर्क करने लगेगा। यू कैन आल्सो यूज MySQL, MariaDB, PostgreSQL, रीड रेप्लिका टू इंक्रीज रीड स्केलिंग। अब देखिए, रीड रेप्लिका एक अलग कॉन्सेप्ट है और मल्टी अवेलेबिलिटी जोन आपका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रीड रेप्लिका का काम क्या होता है कि मान लीजिए आपका आपका ड्राइव यूजर डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, डेटा रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परफॉर्मेंस टीम है, उस डेटाबेस में कोई एक ग्राफ क्रिएट करने वाली है, ठीक है, कोई रिपोर्ट बना रही है, तो डेटा को बहुत ज़्यादा डेटा को फैच कर रही है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, डेटा बहुत ज़्यादा रीड हो रहा है। तो रीड हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो आप ऐसा चाहते हैं कि रीड का जो भी पोर्शन चल रहा है, जो भी डेटा को रीड करने का पोर्शन हो रहा है, वो एक अलग डेटाबेस सर्वर उसको परफॉर्म करे, उस क्वेरी जो भी रीड की क्वेरी है वो अलग परफॉर्म की जाए, अलग सर्वर परफॉर्म करे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो लाइव इन्वायरमेंट के यूजर हैं उनको लेटेंसी फील नहीं होगी। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, रीड रेप्लिका क्रिएट कर देंगे। तो रीड रेप्लिका का काम सिर्फ सिंपल सा क्या होता है, जो क्वेरी आ रही है उसको रीड करके एग्जीक्यूट करने की काम होता है, मीन सेलेक्ट जो क्वेरी आप चला रहे हैं, लेकिन राइट का काम नहीं कर सकता रीड रेप्लिका, ठीक है। तो रीड रेप्लिका का काम क्या होता है, जो भी रीड की क्वेरी आ रही है उसको परफॉर्म, उसका आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए रीड रेप्लिका आप क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो डेटाबेस परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो रीड रेप्लिका आपको ध्यान रखना है कि रीड रेप्लिका कभी भी राइट का काम नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कैसे करेगी, वो अलग फीचर है, मैं आगे उसको समझाऊंगा। ये आप समझिए रीड रेप्लिका क्या होता है, मल्टी अवेलेबिलिटी जोन आपका क्या होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरडीएस इज द डीबी इंस्टेंस। तो मैंने बताया था जब भी आप आरडीएस बनाएंगे तो उसके अंदर इंस्टेंस क्रिएट होंगे, उसे कहते हैं डीबी इंस्टेंस। तो इस इंस्टेंस के अंदर ही आपकी आरडीएस की सर्विस आपकी रन कर रही होगी। उस इंस्टेंस को मैनेज करने का काम कौन करता है, एडब्ल्यूएस करता है। उसमें भी जो भी पैचिंग अपडेट होगी या जो भी कुछ अपडेट होंगे वो सारे सारे काम कौन करता है, एडब्ल्यूएस करता है। यू कैन हैव अप टू 40 Amazon RDS DB इंस्टेंस। तो आप 40 Amazon RDS DB इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और ईच डीबी इंस्टेंस रन है डीबी इंजन। तो हर एक डीबी इंस्टेंस में डीबी इंजन रन करेगा। डीबी इंजन मींस अगर आपने माई इंस्टॉल डेटाबेस क्रिएट किया तो माई की सर्विस रन करेगी। अगर आपने ऑरेकल इंस्टॉल किया तो ऑरेकल की सर्विस रन करेगी। तो ये इंजन का काम है, ठीक है। ऑरेकल इंजन या माई इंजन या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल इंजन, इस इंजन रन करेगा। जो भी आपने डेटाबेस इंस्टॉल किया उसी की सर्विस आपकी रन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन सेलेक्ट ए कंप्यूटेशन एंड मेमोरी कैपेसिटी ऑफ डीबी इंस्टेंस। तो जब आप आरडीएस क्रिएट करते हैं तो जब डीबी इंस्टेंस के बारे में आते हैं तो पूछता है कि आपको M5 इंस्टेंस चाहिए, आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला इंस्टेंस क्रिएट करना, मतलब उसमें कितनी प्रोसेसर और कितनी रैम आपको लेने हैं, ठीक है।
तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका डीबी इंस्टेंस बन रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी आपको लेनी है, नंबर ऑफ सीपीयू एंड नंबर ऑफ मेमोरी कितने उस इंस्टेंस में आपको लेने हैं, ठीक है, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ओवर द टाइम आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में लगा कि नहीं नहीं ये जो इंस्टेंस लिया है इसकी मुझे इंक्रीज करनी चाहिए, तो आप इसको स्केल आउट या स्केल इन भी कर सकते हैं इजी वे में। उससे आपका जो डेटाबेस है वो हैम्पर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच डीबी इंस्टेंस हैज मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टोरेज रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन द स्टोरेज टाइप। तो जब भी आप डीबी इंस्टेंस सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपका जो स्टोरेज है वो डिपेंड करेगा, स्टोरेज टाइप और स्टोरेज का अमाउंट, ठीक है। उससे जितने ज़्यादा हाई आप लेते जाएंगे आप डीबी इंस्टेंस, उसका स्टोरेज उसी हिसाब से इंक्रीज होता रहेगा। यू कैन रन योर डीबी इंस्टेंस इन सेवरल अवेलेबिलिटी जोन। तो मैंने आपको बताया कि आप अपने डीबी इंस्टेंस को कितने भी अवेलेबिलिटी जोन में आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन है तो 3 में आप क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में कोई इशू आए तो वो अगले अवेलेबिलिटी जोन में जो स्टैंड बाई है उसको एज ए प्राइमरी से वर्क कर देगा। तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन से क्या होगा कि आपका कोई अवेलेबिलिटी एक जोन में कोई एरर आती है तो जो नेक्स्ट अवेलेबिलिटी जोन है उसमें जो आपका स्टैंड बाई जो आपका डीबी इंस्टेंस है वो एज ए प्राइमरी जैसे वर्क करने चालू कर देता है। एन ऑप्शन कॉल्ड मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसे आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट कहते हैं, मैं कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए आरडी स्टोरेज ऑटो स्केलिंग, तो एक इसमें फीचर होता है कि आप या तो फिक्स स्टोरेज दे सकते हैं। जब आप आरडीएस क्रिएट कर रहे हैं तो आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे 1000 GB ही स्टोरेज चाहिए, तो आप ऐसा फिक्स स्टोरेज भी दे सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं ऑटो स्केलिंग भी कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग क्या होगा कि उसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं, जितना स्टोरेज यूज होता रहेगा स्टोरेज अपने आप इंक्रीज होता रहेगा, ऑटो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे ही आपका स्टोरेज 1000 GB हो गया तो इंक्रीज हो जाएगा, अपने आप वो इंक्रीज होता रहेगा, जितना चाहे उतना आप इंक्रीज कर सकते हैं। अप टू 16 TB तक, आपको अपने जो डेटाबेस है 16 TB, अगर अरोरा डीबी की बात करें 64 TB तक इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग क्या होता है कि जो आपका स्टोरेज है वो ऑटोमेटिक स्केल होता रहेगा, ठीक है। आपका जैसा जितना ज़्यादा डेटा का साइज बढ़ता रहेगा ऑटोमेटिक जो स्टोरेज है वो भी इंक्रीज ऑटोमेटिक होता रहेगा, उसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। आरडी स्टोरेज ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिक स्केल स्टोरेज कैपेसिटी इन रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोइंग डेटाबेस वर्कलोड विद जीरो डाउन टाइम। इसमें कोई डाउन टाइम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो ऑटोमेटिक इसे AWS मैनेज करता है, इसमें आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसे AWS मैनेज करेगा। आपका जितना डेटा का साइज जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा स्टोरेज अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा ग्रो करता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है Amazon RDS फॉर MariaDB, Amazon RDS फॉर MySQL, Amazon RDS फॉर PostgreSQL, Amazon RDS फॉर SQL Server, Amazon RDS फॉर Oracle सपोर्ट RDS ऑटो स्केलिंग। तो इतने जो हैं आपके ये ऑटो स्केलिंग को सपोर्ट करते हैं। ऑटो स्केलिंग वर्क विथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस इंस्टेंस। तो ऑटो स्केलिंग क्या होता है, कोई नया या एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई नया आरडीएस क्रिएट कर रहे हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग आपका आरडीएस सर्वर चल रहा है उसमें भी आप ऑटो स्केलिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कैसे आप अपने डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, तो देखिए जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो आपको एक एंड पॉइंट मिलता है और आपको उसका पोर्ट नंबर दिखता है, और आप बताते हैं कि वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, मतलब पब्लिक से एक्सेस कर सकते हैं, या इनसाइड वीपीसी आप एक्सेस कर सकते हैं। दो तरह के मोड होते हैं। तो अगर आपने पब्लिकली एक्सेस किया तो आप वो उसको आप आउटसाइड ऑफ इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसमें आप IAM रोल लगा सकते हैं, किस आईपी के थ्रू आपको अलाउ करना है, सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं, उस आईपी के लिए आप अलाउ कर सकते हैं, पब्लिक आईपी के लिए, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट को जब हिट मारेंगे, ठीक है, इस पोर्ट नंबर पे, तो वो एक्सेस हो जाएगा आपका जो आपका आरडीएस है। ये आपका कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। ये जब आप क्रिएट करते हैं तो एंड पॉइंट को हिट मारेंगे, पोर्ट नंबर जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है माई सिक्वल का वो 3306 होता है। So using this endpoint, you can construct and connect string required to connect direct with your DB instance using your favorite database client। कोई भी database client ले सकते हैं, जैसे आप MySQL Workbench ले सकते हैं, या जो भी आप चाहें वो client के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। In order to allow network request to your running DB instance, you will need to authorize access using security group। तो मैंने बताया कि इसको आप किसी पब्लिक आईपी को अलाउ करने, किस पब्लिक आईपी पे आप अलाउ कर सकते हैं कि चाहते हैं एक पब्लिक आईपी एक्सेस करें, तो सिक्योरिटी ग्रुप में उस पब्लिक आईपी को अलाउ कर देंगे इस पोर्ट नंबर पे, तो कोई एक पब्लिक आईपी ही एक्सेस कर पाएगा। आप चाहते हैं
मल्टीपल आईपी अलाउ करें तो उस मल्टीपल आईपी की एंट्री कर दीजिएगा, तो उसमें आईपी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिए, यू कैन नॉट एसएसएस और आरडीपी टू कनेक्ट योर डीबी इंस्टेंस। इसमें क्या है कि आप उस डीबी इंस्टेंस को सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें टेबल बना सकते हैं, क्वेरी चला सकते हैं, सेलेक्ट की क्वेरी या इंसर्ट क्वेरी, ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका डेटाबेस का जो रिमोट डेस्कटॉप है या उसको एसएसएस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसमें लॉगिन नहीं, ये कैसे कहें, तो उसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी हमने ये मतलब आरडीएस को आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। अगर आप सिंपल सा माईस्क्ल किसी EC2 मशीन में लॉगिन इंस्टॉल करो तो उसमें आप लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आरडीएस के केस में आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते, मींस एसएसएस या आरडीपी आप नहीं कर सकते। अब देखिए, डिफरेंट बिटवीन मल्टीपल एजी एंड रीड रेप्लिका। तो रीड रेप्लिका एंड मल्टीपल एजी में क्या डिफरेंस है, आप हम लोग इसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट है सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में क्या होता है, जैसे ही प्राइमरी में कोई डेटा राइट होगा, सेम टाइम पे वो डेटा जो आपका स्टैंड बाई सर्वर है, इसे सेकेंडरी सर्वर कह रहे हैं, उसमें भी वो डेटा राइट होगा सेम टाइम पे, इसे कहते हैं सिंक्रोनस रेप्लिकेशन। लेकिन रीड रेप्लिका में क्या होता है कि आप उसमें शेड्यूल कर सकते हैं कि कब वो डेटा जो मास्टर में आपका जो डेटा राइट हुआ है, ठीक है, वो डेटा जो रेप्लिका बनाए हैं आपने, रीड रेप्लिका बनाई है, उसमें कब वो डेटा सिंक हो, तो उसे कहते हैं असिंक्रोनस रेप्लिकेशन। तो सेम टाइम पे नहीं होता, आप उसको चाहते हैं एक विंडो, स्पेसिफिक विंडो में आप प्राइमरी से सेकेंड जो रीड रेप्लिका है उसमें आप सिंक कर सकते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस है कि जो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जो है उसमें सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होता है, मतलब सेम टाइम पे, जैसे प्राइमरी में कोई डेटा राइट होगा, सेम टाइप का डेटा जो स्टैंड बाई आपका सर्वर है, सेकेंडरी सर्वर, उसमें राइट होगा। लेकिन रीड रेप्लिका में ऐसा नहीं होता है, आप उसमें विंडो सेलेक्ट कर सकते हैं कि सपोज आपने कर दिया कि हर वीक आपका हो या एट नाइट 11 o'clock पे हो, आप जो भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है, ओनली डेटाबेस इंजन ऑन प्राइमरी इंस्टेंस इज एक्टिव। तो जो प्राइमरी इंस्टेंस होगा वही एक्टिव होगा, वही रीड की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा, वही राइट की क्वेरी को रिजॉल्व करेगा। लेकिन रीड रेप्लिका में क्या होता है, जितनी भी रीड की क्वेरी होती है वो रीड रेप्लिका हैंडल कर लेता है, राइट की क्वेरी कौन हैंडल करता है, प्राइमरी इंस्टेंस हैंडल करता है। तो और रीड रेप्लिका कैन बी यूज फॉर रीड स्केलिंग। तो रीड की जितनी भी क्वेरी है वो रीड रेप्लिका आपकी मैनेज करता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑटोमेट बैकअप आर टेकन फ्रॉम द स्टैंड बाई। तो ऑटोमेट जो बैकअप होगा वो स्टैंड बाई लेता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, रीड रेप्लिका नो बैकअप कॉन्फ़िगर बाय डिफॉल्ट, इसमें कोई बाय डिफॉल्ट बैकअप कॉन्फ़िगर नहीं होता रीड रेप्लिका के केस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ऑलवेज स्पैन टू अवेलेबिलिटी जोन विद इन द सेम रीजन। इसमें क्या होगा, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में सेम रीजन के अंदर दो अवेलेबिलिटी जोन में आपका डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में आपका प्राइमरी और आपका सेकेंडरी डीबी इंस्टेंस क्रिएट होगा। लेकिन इसके केस में क्या होता है, आप अवेलेबिलिटी विद इन अवेलेबिलिटी जोन भी कर सकते हो रीड रेप्लिका, क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन भी कर सकते हो, क्रॉस रीजन भी कर सकते हो। ठीक है, तीनों चीज कर सकते हो, क्रॉस रीजन भी कर सकते हो, क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन भी कर सकते हैं, सेम अवेलेबिलिटी जोन में भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं रीड रेप्लिका। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, डेटाबेस इंजन वर्जन अपग्रेड हैपन ऑन प्राइमरी। जब भी डेटाबेस का वर्जन अपडेट होगा, ठीक है, वो हमेशा प्राइमरी में ही अपग्रेड होगा। ठीक है, ये आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में होता है। रीड रेप्लिका के केस में क्या होता है, डेटाबेस इंजन अपग्रेड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोर्स इंस्टेंस। तो हर एक रीड रेप्लिका में इंडिपेंडेंट वो डेटाबेस का जो इंजन होगा वो अपग्रेड होगा। डेटाबेस इंजन मींस मतलब आपने सपोज माईस्क्ल 8.0 इंस्टॉल किया है, तो जैसे ही 8.1 आया स्टेबल वर्जन तो वो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसमें। अब नेक्स्ट जो लास्ट डिफरेंस है वो देखिए क्या, ऑटोमेटिक फेल ओवर टू स्टैंड बाई व्हेन ए प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। तो जो आपका मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होगा उसमें ऑटोमेटिक फेलियर हो जाएगा, फेल ओवर हो जाएगा। जैसे प्राइमरी में कोई इशू आएगा, जो आपका सेकेंडरी सर्वर था वो एज ए प्राइमरी जैसे वर्क करने लगेगा ऑटोमेटिक। लेकिन रीड रेप्लिका में क्या होता है, इट कैन बी मैनुअली प्रमोट ए स्टैंड अलोन डेटाबेस इंस्टेंस। तो आप जो रीड रेप्लिका होती है उसको आप एज ए प्राइमरी जैसे भी वर्क करा सकते हैं। तो उस केस में क्या करना होगा, आपको मैनुअली जाके उस जो रीड रेप्लिका है उसको स्टैंड अलोन डेटाबेस इंस्टेंस जैसे वर्क कराना पड़ेगा, उसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसे प्रमोट करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा, जो रीड रेप्लिका है वो एज ए प्राइमरी जो डेटाबेस की जैसे वर्क करने लगेगा आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
You can combine multiple availability deployment and read replica to enjoy the benefit of each. तो एक इसमें और फीचर होता है कि आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन एंड रीड रेप्लिका को एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें केस में क्या होगा कि जो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में जो सेकंड जो आपका स्टैंड बाई है, वो आपका रीड रेप्लिका जैसे भी बिहेव करेगा। ठीक है, जो स्टैंड बाई है वो रीड रेप्लिका जैसे भी बिहेव करेगा। इस इन केस क्या हो जाएगा, तो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन भी चल रहा हो और उसमें रीड रेप्लिका भी चल रही है। इन केस आपका जो प्राइमरी सर्वर है वो डाउन हो जाएगा, तो जो स्टैंड बाई है रीड रेप्लिका वो एज ए प्राइमरी जैसे वर्क करने लगेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है आपका। ठीक है, यू कैन कंबाइन मल्टीपल अवेलेबिलिटी डिप्लॉयमेंट and these replica to enjoy the benefit of each. For example, you can configure a source database as a multiple availability zone for high availability and create a read replica in a single availability zone for read scalability. तो इसका लेकिन आपका कंडीशन क्या है, इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। आप उसको एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में ही डिप्लॉय कर सकते हो, उस कंडीशन में ही आप इन दोनों फीचर का एक साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं हम लोग। With RDS for MySQL and MariaDB, you can also set a read replica in a multiple availability zone. तो ये लेकिन अगर RDS का MySQL और MariaDB यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप रीड रेप्लिका एज ए मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रिलायबिलिटी क्या है कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है एक्टिव पैसिव, तो आपका कोई एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो जाएगा तो जो आपका सेकंड जो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन है उसमें जो पैसिव सर्वर है वो एज ए एक्टिव जैसे बिहेव करने लगेगा। तो ये इसकी रिलायबिलिटी है। ठीक, परफॉर्मेंस में बताया था कि रीड रेप्लिका आप क्रिएट कर सकते हैं, तो जितनी भी रीड की क्वेरी आ रही है वो रीड रेप्लिका मैनेज करेगा, और जो राइट की क्वेरी आ रही है वो प्राइमरी सर्वर मैनेज करेगा। तो इससे क्या होगा, जो आपके डेटाबेस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको अगर रिलायबिलिटी सेट के बिहाफ से सेटअप करना है तो आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस के बिहाफ में सेटअप करना है अपना आरडीएस, तो आप रीड रेप्लिका के को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, Amazon RDS रीड रेप्लिका प्रोवाइड इनहेंस परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर डेटाबेस डीबी इंस्टेंस। मैं आपको समझा चुका हूँ रीड रेप्लिका क्या होता है और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। You can create one or more replica to given source DB instance for serve high volume application read traffic। तो मीन्स क्या है कि आप एक से ज्यादा रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी आपकी इच्छा होती है रीड रेप्लिका आप क्रिएट कर सकते हैं, 2 3 4 5। आपके पास जितना ज्यादा रीड की क्वेरी है उतने ज्यादा आप रीड रेप्लिका अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ 2 ही रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं या 3 रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल कॉपी आप अपने डेटाबेस की रीड रेप्लिका के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। Read replica can also be promoted when needed to become stand-alone DB instance। तो मैंने आपको बताया था रीड रेप्लिका को आप एज ए प्राइमरी सर्वर जैसे भी वर्क करा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली जाके उस रीड रेप्लिका को प्रमोट करना पड़ेगा एज ए प्राइमरी। तो जब उस रीड रेप्लिका को आप प्रमोट कर देंगे एज ए प्राइमरी, तो वो जो रीड रेप्लिका है आपके एक्टिव जो आपका जो डीबी इंस्टेंस है उस तरह बिहेव करेगा। वो जो क्वेरी आ रही है उसको रीड भी करेगा और जो राइट की क्वेरी उसको बर्न भी करेगा। तो राइट की क्वेरी मतलब जो डेटा की राइट आ रही है उस क्वेरी को भी हैंडल कर लेगा और डेटा को अपने डेटाबेस में बर्न करेगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस स्नैपशॉट एंड ऑटोमेट बैकअप। तो मैंने बताया था ऑटोमेटिक बैकअप में आप शेड्यूल कर लगा सकते हैं। तो AWS इसे मैनेज करता है कि उस जैसे आपने कहा कि हर वीक आपको शाम के सैटरडे नाइट को आपका बैकअप ऑटोमेट बैकअप स्टार्ट हो जाए, तो वो AWS मैनेज करेगा, उसे कहते हैं ऑटोमेटिक बैकअप। लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है 30 डेज। ठीक है, और अगर बात की स्नैपशॉट की, तो आपने कहा कि मुझे अपने डेटाबेस का बैकअप लेना, तो आपने जैसे ही स्नैपशॉट में क्लिक किए करेंगे उस टाइम तक का कंप्लीट बैकअप आपका स्टोर स्नैपशॉट के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उसको जब तक चाहे आप तब तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आपको रिस्टोर करना है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये आप बेसिकली डिफरेंस है। ऑटोमेट बैकअप AWS परफॉर्म करता है, एक आप उसको विंडो दे देते हैं, उस विंडो में वो परफॉर्म करता है। और स्नैपशॉट जब आपकी इच्छा हो आप पूरे कंप्लीट बैकअप जो डेटाबेस है उसका बैकअप ले सकते हैं, और उसको आप कभी तक कितने समय तक भी स्टोर कर सकते हो। स्नैपशॉट की जो लाइफ है जब तक आप चाहें तब तक स्टोर कर सकते हैं। तो when automate backup or turn on your DB instance, Amazon RDS automate backup automatically perform a fully daily snapshot of your database। ठीक है, तो फुली डेली स्नैपशॉट आपका डेटाबेस परफॉर्म करता है आपका जब क्या होता है ऑटोमेट बैकअप होता है। इफ मेंटेनेंस विंडो इज नॉट सेट, 30 में डिफॉल्ट टाइम इज सिलेक्टेड। ठीक है,
अगर आपने मेंटेनेंस विंडो सेलेक्ट नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट कितनी देर तक बैकअप चलेगा? 30 मिनट तक आपका बैकअप चलेगा। What happened during maintenance on the multiple availability zone setup? अब मान लीजिए आपने जो अपना RDS सेटअप किया है उसमें उसको आपने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के रूप में सेटअप कर रखा है, मतलब दो अवेलेबिलिटी जोन में आपने क्रिएट किया है। एक अवेलेबिलिटी जोन में आपका प्राइमरी डेटाबेस वर्क कर रहा है, दूसरी अवेलेबिलिटी जोन में आपका सेकेंडरी डेटाबेस वर्क कर रहा है, जो स्टैंड बाई मोड में है। तो अगर उस कंडीशन कोई अपडेट आया, सपोज जो जो डेटाबेस का अपडेट वर्जन आ गया, तो उस केस में कैसे AWS उसको मैनेज करता है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि पहले परफॉर्म करेगा स्टैंड बाई मोड में। तो पहले आपका जो प्राइमरी है वो चल रहा है, आपका जो जो लेटेस्ट अपडेट आया उसको किसमें इंस्टॉल करेगा? वो सेकेंडरी में, सेकेंडरी जो आपका डेटाबेस है, इंस्टेंस है, उसमें वो परफॉर्म करेगा। तो जैसे ही सेकेंडरी आपका अप हो जाएगा, लेटेस्ट जो डेटाबेस से इंस्टॉल हो जाएगा, तो सेकेंडरी को वो प्रमोट कर देगा एज ए प्राइमरी। तो सेकेंडरी को किस तरह प्रमोट कर देगा? एज ए प्राइमरी। तो सेकेंडरी आपका प्राइमरी हो जाएगा। अब वो क्या करेगा? प्राइमरी जो है उसमें वो डेटाबेस को इंस्टॉल करेगा, जो लेटेस्ट वर्जन आया है उस वर्जन को इंस्टॉल करेगा, वर्जन को अपग्रेड करेगा। और प्राइमरी जो है उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सेकेंडरी या स्टैंड बाई। समझ में आया आपको? तो जो मान लीजिए आपका जो डेटाबेस है उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया, तो सबसे पहले वो कैसे परफॉर्म करेगा? जो स्टैंड बाई है सबसे पहले उसमें वो डिप्लॉय करेगा, और जब वो डिप्लॉय हो जाएगा सक्सेसफुली स्टैंड बाई में, तो स्टैंड बाई को प्रमोट कर देगा एज ए प्राइमरी। उसके बाद वो प्राइमरी में डिप्लॉय करेगा और प्राइमरी को एज ए वर्क, प्राइमरी उस समय वर्क करने लगेगा एज ए सेकेंडरी। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है? मेंटेनेंस विंडो में परफॉर्म करता है। ये पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, ये 3 पॉइंट मेन है उसमें। परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन द स्टैंड बाई, प्रमोट द स्टैंड बाई टू द प्राइमरी, एंड थर्ड पॉइंट परफॉर्म मेंटेनेंस ऑन द ओल्ड प्राइमरी विच बिकम अ न्यू स्टैंड बाई। ठीक है। अब डीबी, इनकी डीबी इंस्टेंस स्टोरेज कैपेसिटी, तो मैंने बताया था कि आप ऑटो स्केल कर सकते हैं। ऑटो स्केल में क्या होगा कि जितना ज़्यादा आपका डेटाबेस का साइज बढ़ता जाएगा, स्टोरेज अकॉर्डिंगली उतना बढ़ता जाएगा। और आप उसमें जो हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं वो जनरल पर्पस SSD यूज़ कर सकते हैं, या प्रोविजनिंग IOPS SSD आप स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लिमिट है, जिसको आप इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 16 TB तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो स्टोरेज का साइज आप 16 TB तक वो कर सकते, इंक्रीज कर सकते हैं। और जिसमें जो हार्ड डिस्क जो टाइप ले सकते हैं वो जनरल पर्पस SSD ले सकते हैं, या प्रोविजनिंग IOPS SSD ले सकते हैं। प्रोविजनिंग IOPS SSD थोड़ा कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें IOPS की वैल्यू ज़्यादा होती है, रीड राइट आप ज़्यादा इफिशियंट वे में कर सकते हैं। ठीक है। जनरल पर्पस आपकी थोड़ी सी सस्ती होती है, क्योंकि इसमें IOPS की जो लिमिटेशन है वो कम होती है। ठीक है। तो इफ यू नीड स्पेस फॉर एडिशनल डेटा, यू कैन स्केल अप द स्टोरेज एंड एग्जिस्टिंग DB इंस्टेंस। तो जो अगर आपको स्टोरेज और ज़्यादा स्टोरेज की नीड पड़ रही है, तो आप चाहें जो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस चल रहा है उसमें आप स्टोरेज को ऑटो स्केलिंग करके इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें आप अप टू 16 TB तक इंक्रीज कर सकते हैं। और कौन कौन से आप हार्ड डिस्क टाइप ले सकते हैं? जनरल पर्पस SSD या प्रोविजनल IOPS SSD आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं वर्किंग विद DB इंस्टेंस इन अ VPC। अगर आपने जो RDS है उसे अगर VPC के अंदर स्टोर किया है, VPC के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर जो डेटाबेस है आपका, और कंपनी में ऐसा ही होता है, जो कंपनियां होती है उसमें जितना भी डेटाबेस होता है वो इनसाइड VPC ही डिप्लॉय होगा आपका। ठीक है। तो देखिए उसकी कंडीशन में क्या क्या है। योर VPC मस्ट हैव एटलीस्ट 2 सबनेट। These सबनेट मस्ट बी इन 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। तो आपका मैंने बताया था जो RDS होता है उसके लिए कम से कम आपको 2 अवेलेबिलिटी जोन की जरूरत पड़ती है। तो मीन्स आपका जो डेटाबेस VPC का जो RDS है डिप्लॉय करेंगे, उस कम से कम 2 अवेलेबिलिटी जोन में आपके पास डिप्लॉय होगा। ठीक है। इन ए रीजन, एक रीजन के अंदर। If you want to DB instant in a VPC to be publicly expressed, you must enable the VPC attribute DNS hostname and DNS resolution। अगर आप चाहते हैं कि जो VPC है वो पब्लिकली, जो आपका डेटाबेस है वो पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाए आपका। ठीक है। अब VPC के अंदर नहीं चाहते, वो चाहते पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो VPC के अंदर सेटिंग आती है DNS होस्टनेम और DNS रेजोल्यूशन, ये एट्रीब्यूट आपके इनेबल होने चाहिए। तो उसके बिहाफ में क्या होगा कि आपका जो एंड पॉइंट है, वो जो एंड पॉइंट का होस्ट नेम जनरेट होगा, एंड पॉइंट का जो DNS नेम जनरेट होगा, वो आपका एक्सेसिबल हो पाएगा। ठीक है।
योर VPC मस्ट हैव ए DB सबनेट ग्रुप दैट यू क्रिएट। तो जब हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग DB सबनेट ग्रुप को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर ही हमारा उस ग्रुप का यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखेंगे जब लैब परफॉर्म करेंगे कि सबनेट ग्रुप क्या होता है। योर VPC मस्ट है VPC सिक्योरिटी ग्रुप। तो जो VPC है उसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं हम लोग। जो तो आप चाहें अपना RDS VPC के अंदर डिप्लॉय करें या पब्लिकली डिप्लॉय करें, आपको सिक्योरिटी ग्रुप तो लगानी ही लगानी है आपका, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप के बिहाफ में ही आप जो ट्रैफिक आ रहा है उसको अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। The CIDR block in each of your subnet must be a large enough accommodate spare IP address। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो जिस सबनेट में जिस अवेलेबिलिटी जोन या जिस सबनेट में आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं RDS, उसमें एक्स्ट्रा IP होने चाहिए। एक्स्ट्रा IP क्यों होने चाहिए? इन केस आपने क्या किया कि भाई इन फ्यूचर आपने रीड रेप्लिका क्रिएट की, तो रीड रेप्लिका को भी तो IP चाहिए आपके पास, ठीक है। इन केस आपने जो अवेलेबिलिटी जोन है 2 से 3 अवेलेबिलिटी जोन में कर दिया, तो वहां पे भी IP कंज्यूम करेगा, ठीक है। उस केस में ये कह रहा है कि आपके पास एक्स्ट्रा आईपी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आप कितना रीड रेप्लिका क्रिएट करना चाहते हैं, कितने अपने आप अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करना चाहते हैं, उस हिसाब से पास आपके पास एक्स्ट्रा बफर में आईपी होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई फेल ओवर हो गया उस केस में नया RDS क्रिएट होगा, उसके लिए नई आईपी आपको असाइन करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा आईपी होना चाहिए उस अवेलेबिलिटी जोन के केस में। ठीक है। हाई अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, हाई अवेलेबिलिटी यूजिंग मल्टीपल एजी। तो मैंने मल्टीपल एजी पहले ही समझा रखा है कि इसका यूज क्या होता है। तो उसमें लिखा है मल्टीपल एजी डिप्लॉयमेंट फॉर ऑरेकल, PostgreSQL, MySQL, MariaDB इंस्टेंस यूज Amazon फेलवर टेक्नोलॉजी। SQL सर्वर DB इंस्टेंस यूज SQL सर्वर मिररिंग, ठीक है। तो जो माई एसक्यूएल सर्वर होगा वो एसक्यूएल सर्वर मिररिंग ऑप्शन यूज करेगा। बाकी जो जितने डेटाबेस है पोस्टग्रे, माई एसक्यूएल, मारियाडीबी, ये फेलओवर टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। Amazon RDS for SQL Server offer always on availability group for the multiple AG configure, ठीक है। जो SQL सर्वर होगा वो ऑलवेज ऑन अवेलेबिलिटी ग्रुप का यूज करेगा मल्टीपल एजी कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे उस केस में। तो ये मैं पहले समझा चुका हूँ आपको ये क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी आपका एज ए मास्टर जैसे वर्क करेगा, सेकेंडरी जो आपका होगा वो स्टैंड बाई जैसे वर्क करेगा। तो वो इसका डायग्राम मैंने यहाँ समझा रखा है। ये देखिए, मान लीजिए ये आपका रीजन है, आपने इसको दो अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय कर रखा है। ये आपका प्राइमरी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन। तो Amazon RDS DB इंस्टेंस ये आपका है। Amazon RDS स्टैंड बाई रेप्लिका, तो ये स्टैंड बाई है, ठीक है। जो सारा का सारा आउटपुट इनपुट आउटपुट होगा ये प्राइमरी करेगा, जैसे M लिखा मास्टर। और जो सेकेंडरी होगा, इनकेस अगर प्राइमरी डाउन हो जाएगा उस केस में ये आपका जो सेकेंडरी है वो एज ए मास्टर जैसे वर्क करेगा। लेकिन जो भी डेटा इसमें बर्न होगा सेम टाइम वो डेटा इसमें भी बर्न होगा, सेकेंडरी में सिंक्रोनस डेटा बर्न होगा, ठीक है। समझा ना? जो डेटा इसमें स्टोर होगा सेम टाइम पे वो डेटा सेकेंडरी में भी स्टोर होगा। तो सेकेंडरी एज ए आपका स्टैंड बाई मोड में हो रहेगा। जैसे ही मास्टर आपका डाउन होगा तो सेकेंडरी आपका एज ए मास्टर जैसे वर्क करने लगेगा। तो ये पूरा आर्किटेक्चर डायग्राम हो गया उसका। तो रीड रेप्लिका को मैं भी समझा चुका हूँ, उसका बेसिकली यूज क्या होता है, फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग। अपडेट मेड टू द सोर्स DB इंस्टेंस आर सिंक्रोनसली कॉपी asynchronous copy to the read replica। तो मैंने बताया था रीड रेप्लिका क्या होता है। सपोज करिए ये आपका मास्टर है और ये आपका रीड रेप्लिका है। तो जितनी भी रीड की क्वेरी आएंगी वो यहाँ पे मैनेज होंगी, वो ये मैनेज करेगा। तो जो डेटा इसमें राइट होगा उसको आप शेड्यूल कर सकते हैं कि वो आपने कहा कि डेली रात के 10 बजे वो डेटा जो मास्टर में राइट हुआ वो रीड रेप्लिका में राइट हो। तो इसमें जो डेटा ट्रांसफर होगा वो आसिंक्रोनस मोड में होगा, सेम टाइम पे नहीं होगा। You can reduce the load on your source DB instance by routing read query from your application to the read replica। तो मैंने बताया कि जो आपका मेन सर्वर है इसको आप फ्री कर सकते हैं। तो जितनी भी इसमें उस केस में क्या होगा, जितनी भी राइट की क्वेरी होगी वो आपका मास्टर परफॉर्म करेगा, जितनी भी रीड की क्वेरी होंगी वो आपकी रीड रेप्लिका परफॉर्म कर देगी, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, आप बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने एंड यूजर को। You can elastic scale out beyond the capacity constraint of the single DB instance for the read heavy database workload। तो बहुत ज़्यादा रीड का क्वेरी आ रही है, बहुत ज़्यादा रीड की आपके पास डेटाबेस में क्वेरी आ रही है, वर्कलोड आ रहा है, तो आप मल्टीपल रीड रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं। तो जितनी भी रीड की क्वेरी आएंगी वो रीड रेप्लिका मैनेज करेगा और इससे क्या होगा कि जो हैवी वर्कलोड आ रहा है वो इजी आप मैनेज कर सकते हैं।
You can create read replica that has a different storage type from the source DB instance. ठीक है, तो रीड रेप्लिका में आप डिफरेंट स्टोरेज टाइप को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी में आपने जनरल पर्पस SSD दिया है, किसी में आपने प्रोविजनल IOs दे सकते हैं, तो ये आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ मैनुअल स्नैपशॉट ऑफ पोस्टग्रेड रीड रेप्लिका, तो आप मैनुअल स्नैपशॉट ले सकते हैं पोस्टग्रेड रीड रेप्लिका की, बट यू कांट इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप, लेकिन आप उसमें ऑटोमेटिक बैकअप इनेबल नहीं कर सकते पोस्टग्रेड के केस में, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पोस्टग्रेड के केस में क्या कर सकते हैं, आप मैनुअल स्नैपशॉट ले सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक बैकअप शेड्यूल नहीं कर सकते रीड रेप्लिका की इंस्टेंस में। ठीक है, यू कैन इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप ऑन MySQL एंड MariaDB रीड रेप्लिका, लेकिन अगर आप बात करें MySQL और MariaDB की, तो उस केस में आप ऑटोमेटिक बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं अपने रीड रेप्लिका वाले इंस्टेंस में भी। ठीक है, when creating a read replica there are few things to consider, जब आप रीड रेप्लिका क्रिएट करने जा रहे हैं तो कुछ चीज का आपको ध्यान देना है। enable automatic backup on the source DB by setting the backup retention period to value more than 0। ठीक है, तो बैकअप रिटेंशन पीरियड की जो वैल्यू है, ऑटोमेटिक बैकअप करने जा रहे हैं तो उसकी जो बैकअप रिटेंशन पीरियड में आप चाहते हैं कितने दिन तक बैकअप स्टोर हो, 10 दिन 15 दिन, उसे कहते हैं रिटेंशन पीरियड। 15 दिन के बाद आपका जो पुराना डेटाबेस होगा, बैकअप होगा, वो डिलीट हो जाएगा, नया डेटा जो बैकअप होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो जो रिटेंशन पीरियड है, अगर आपने ऑटोमेटिक बैकअप इनेबल किया, जो रिटेंशन पीरियड है उसको, उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, मीन्स 1-2 दिन कुछ भी होना चाहिए, लेकिन 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ऑटोमेटिक बैकअप आर सपोर्ट ओनली रीड रेप्लिका रनिंग MySQL 5.6 और लेटर। अगर MySQL की बात करें तो अगर MySQL का वर्जन 5.6 या उससे लेटेस्ट वर्जन है, तभी आप ऑटोमेटिक बैकअप आप इनेबल कर सकते हैं MySQL के केस में। ओके, यू कैन प्रमोट रीड रेप्लिका टू बिकम ए स्टैंड अलोन DB इंस्टेंस। ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि आपका जो रीड रेप्लिका है उसको आप स्टैंड अलोन DB इंस्टेंस की तरह भी प्रमोट कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, जो आपका रीड रेप्लिका है एज ए प्राइमरी जैसे वर्क करेगा, डेटा को रीड भी करेगा एंड डेटा को राइट भी करेगा। ठीक है, बैकअप एंड स्टोर को देखते हैं, ये भी मैं समझा चुका हूँ, फिर से मैंने लिखा है। योर DB इंस्टेंस मस्ट बी इन द एक्टिव स्टेट। आपका जो DB इंस्टेंस हो वो आपका एक्टिव स्टेट होना चाहिए फॉर ऑटोमेट बैकअप। अगर आप ऑटोमेट बैकअप लगाना चाहते हैं तो वो आपका जो DB इंस्टेंस है वो एक्टिव स्टेट में होना चाहिए आपका। ठीक है, ऑटोमेटिक बैकअप एंड ऑटोमेट स्नैपशॉट डोंट occur while a copy of execution in the same region on the same DB instance। ये आप समझ गए होंगे, मैं समझा चुका हूँ पहले भी। The first snapshot of DB instance contain the data for the full DB instance। इस क्या होता है कि जब पहली बार लेंगे आपका फर्स्ट स्नैपशॉट, अगर आप लेंगे आप अपने DB इंस्टेंस का, तो पूरा का पूरा कंप्लीट बैकअप लिया जाएगा। उसके बाद जो आप फिर से कुछ लेंगे, मान लीजिए आपने आज फर्स्ट टाइम स्नैपशॉट लिया अपने डेटाबेस का, तो फर्स्ट टाइम जब लेंगे तो पूरे पूरे डेटा का कंप्लीट डेटाबेस का वो स्नैपशॉट लेगा। ठीक है, आपने स्नैपशॉट लेकर स्टोर कर लिया, अब 5-7 दिन डेटा उसमें बर्न हुआ, 7 दिन बाद आपने कहा फिर से मुझे स्नैपशॉट लेना है, तो जब 7 दिन बाद जब स्नैपशॉट लेंगे तो सिर्फ इंक्रीमेंटल बैकअप, इंक्रीमेंटल जो डेटा होगा उसका स्नैपशॉट लेगा। तो मतलब जो 7 दिन में पहले फुल का तो वो ले चुका, जो 7 दिन में डेटाबेस स्टोर हुआ होगा सिर्फ उसी का स्नैपशॉट वो लेगा। तो इससे क्या होगा, आपका स्टोरेज कम यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम फुल स्नैपशॉट होगा, उसके बाद जो होगा वो इंक्रीमेंटल स्नैपशॉट स्टोर होगा। मैनुअल स्नैपशॉट लिमिट आर लिमिटेड 100 पर रीजन। तो मैनुअली स्नैपशॉट की लिमिट है कि 100 स्नैपशॉट ही ले सकते हैं एक रीजन के अंदर। ठीक है, एक रीजन के अंदर 100 स्नैपशॉट ले सकते हैं। यू कैन कॉपी ए स्नैपशॉट विद इन द सेम रीजन। आप उस स्नैपशॉट को सेम रीजन में कॉपी कर सकते हैं। You can copy a snapshot across the AWS region। अदर रीजन में भी कॉपी कर सकते हैं स्नैपशॉट की, और अदर अकाउंट में भी कॉपी कर सकते हैं। यू कैन कॉपी स्नैपशॉट अक्रॉस AWS अकाउंट। तो जो स्नैपशॉट आपने लिया उसको सेम रीजन में आप कॉपी कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन में कॉपी कर सकते हैं, और अदर अकाउंट में भी कॉपी कर सकते हैं। तो RDS प्रॉक्सी एक और बेसिकली इसका एडवांस फीचर है। RDS प्रॉक्सी क्या होता है कि जो आपका मान लीजिए मेन डेटाबेस है उसको आप हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, उसको चाहते हैं कि वो जो क्वेरी आए वो उस पर ना आए। ठीक है, तो उसके आगे आप क्या कर देंगे, मैं सपोज एक आपने प्रॉक्सी लगा दी। ठीक है, प्रॉक्सी का जो भी क्वेरी आएंगी वो क्वेरी किसके पास जाएंगी, RDS प्रॉक्सी के पास जाएंगे। तो RDS प्रॉक्सी के पास कुछ भी नहीं होगा, उस क्वेरी को के लिए वो कहाँ पे जाएगा, उस डेटाबेस क्वेरी के लिए क्या जाए, किसके पास जाएगा, वो मेन डेटाबेस के पास जाएगा। मेन डेटाबेस से वो क्वेरी का आंसर लेगा और जो एंड यूजर ने रिक्वेस्ट की उसको आंसर बता देगा।
इससे क्या होगा, मल्टीपल जो क्वेरी आ रही हैं वो सारी की सारी क्वेरी किसके पास आएंगी, आरडीएस प्रॉक्सी के पास आएंगे, और जो आपका मेन डेटाबेस होगा वो इंटरनल हाइड रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कई सारे एडवांटेज आपको, एक तो हैकिंग का मतलब से आप बच सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, जो आपका मेन सर्वर है वो डाउन नहीं होगा। इससे क्या होगा, जैसे मान लो हजारों लोग मुझसे क्वेश्चन पूछने लगे, तो मैं उनका आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि मैं डाउन हो जाऊंगा। इसीलिए मैंने क्या किया, एक बंदा अपने फ्रंट में खड़ा कर दिया, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे पूछे जाएंगे, वो मुझसे पूछेगा। तो एक बंदे का क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा, जबकि मल्टीपल का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्रॉक्सी क्या काम करता है कि प्रॉक्सी यही काम करता है, जो भी क्वेरी आ रही हैं वो सारी सारी प्रॉक्सी के पास जाएंगी, और प्रॉक्सी उस क्वेरी के लिए जाएगा मेन सर्वर के पास, जो बिहाइंड होगा आरडीएस प्रॉक्सी के पीछे होगा, और उससे वो रिस्पॉन्स लेके आएगा एंड यूजर को वो क्वेरी का आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ये काम होता है आरडीएस प्रॉक्सी का। ठीक है, तो Amazon RDS proxy is full managed, highly available database proxy for RDS that makes application more scalable, more resilient, and database failure and more secure। तो ये बताए RDS proxy से क्या काम हो, क्या एडवांटेज है। आप डेटाबेस को मोर स्केलेबल कर सकते हैं, रिसिलियंट कर सकते हैं, फेल्योर से बचा सकते हैं अपने डेटाबेस को, और सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, RDS proxy allow application to pool share connection established with a database, so you don't have to use up to your database memory and compute resources just for database connection। तो मैं बताया कि उससे क्या, देखो जितना भी कनेक्शन आ रहे हैं, जितने भी क्वेरी के कनेक्शन आ रहे हैं, वो आरडीएस आपका प्रॉक्सी हैंडल कर रहा है। तो जो मेन जो डेटाबेस है आपका, उसके पास कम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि उसको कम आंसर देने पड़ रहे हैं, कम मेमोरी यूटिलाइजेशन करना पड़ रहा है। तो इससे आप अपने डेटाबेस को सिक्योर कर सकते हैं, फेलियर से बचा सकते हैं, और इजी अपना जो 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 बिहेव है उसका बहुत इजी वे में आप अपने कस्टमर को, जो एंड यूजर है, उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एडवांटेज होते हैं आरडीएस प्रॉक्सी। तो जस्ट लाइक प्रॉक्सी सर्वर जैसे में का काम करता है, सेम आरडीएस प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट है ये। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग किस किस पे डिपेंड है। सो विथ Amazon RDS you pay only the RDS instance that are active। तो आपने जितने भी RDS इंस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं, सपोज आपने दो RDS इंस्टेंस क्रिएट कर रखे हैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में, एक अवेलेबिलिटी जोन 1A में, एक अवेलेबिलिटी जोन 1B में, तो आपको दो RDS इंस्टेंस की आपको कॉस्ट देनी पड़ेंगे। वो RDS इंस्टेंस आपने M5 ले रखे हैं, एम लार्ज ले रखे हैं, जो भी आपने इंस्टेंस के टाइप ले रखा है उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, द डेटा ट्रांसफर फ्रॉम क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन इंक्लूड डेटा ट्रांसफर चार्जेस। ठीक है, तो जो डेटा ट्रांसफर चार्जेस हैं आपके क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके डेटा ट्रांसफर चार्जेस को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इस पर डिपेंड करता है, इंस्टेंस आर बिलीवेबल बिल्ड फॉर डीबी इंस्टेंस हावर्स। जो इंस्टेंस होगा वो पर सेकेंड के हिसाब से या पर हावर्स के हिसाब से आपको बिल पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसमें जो स्टोरेज यूज हो रहा है उसका अलग से पे करना पड़ेगा। इंस्टेंस में कब पे करना पड़ेगा, इंस्टेंस मीन्स कितना सीपीयू और रैम आपने यूटिलाइज मतलब यूज किया उस इंस्टेंस में, उसका पे करना पड़ेगा। स्टोरेज का पे करना पड़ेगा। इनपुट आउटपुट, अब आपने कितना इनपुट आउटपुट लिया स्टोरेज में, जब स्टोरेज आपने कॉन्फ़िगर किया उसमें कितना आयो की वैल्यू ली है उसका आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना बैकअप स्टोर कर रहे हैं उस बैकअप स्टोरेज का आपको चार्जेस देना पड़ेगा। डेटा ट्रांसफर कितना कर रहे हैं उस डेटा ट्रांसफर का आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी आपकी प्राइसिंग। आप जो आप आरडीएस बनाएंगे ऑन डिमांड ले सकते हैं। इसमें ऑन डिमांड में पर हावर्स आप जितने घंटे यूज करेंगे उतने घंटे आपको देना पड़ेगा। एक थोड़ा कॉस्टली होता है। या तो आप रिजर्व ले सकते हैं। रिजर्व इंस्टेंस में आपको 1 ईयर या 3 ईयर के लिए आप ले सकते हैं, उसमें आपका डिस्काउंट मिल जाता है। आपको ऑन डिमांड से काफ़ी सस्ता पड़ जाता है रिजर्व इंस्टेंस। ठीक है, तो या ऑन डिमांड मतलब जितना आपने जितना आप यूज करेंगे उतना आपको देना पड़ेगा। रिजर्व इंस्टेंस में आपने उस इंस्टेंस को 3 साल के लिए खरीद लिया, तो आपको वो जो आपने 3 साल के लिए खरीदा, तो वही सेम इंस्टेंस आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा, डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो इससे आप परचेजिंग ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यू कैन चार्ज फॉर यूजिंग इनहेंस मॉनिटरिंग, अगर आपने इनहेंस मॉनिटरिंग इनेबल कर रखी है तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये था कंप्लीट आरडीएस का इंट्रोडक्शन, और इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ये पूरा कंप्लीट एग्जाम के लिए बिहाफ से मैंने तैयार किया है पूरा नोट्स। तो आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये लेक्चर कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
Thank you for watching.